हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के इस वीडियो में हम पिछले महीने फरवरी 2022 के सारे करंट अफेयर्स देखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लेकाडोंग टर्मरिक। यह मेघालय में पाई जाने वाली हल्दी है जिसे जीआई टैग देने के लिए अप्लाई किया गया है। अभी मिला नहीं है जीआई टैग। यह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत डेवलप किया गया प्रोडक्ट है जिसे डीपीआईआईटी द्वारा चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। याद रखिएगा, लेकाडोंग टर्मरिक, मेघालय। आगे जानते हैं श्योरिटी बॉन्ड के बारे में। इस वर्ड का यूज बजट 2022-23 में किया गया। इसमें कहा गया कि अब बैंक गारंटीज की जगह श्योरिटी बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्योरिटी बॉन्ड एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो 3 पार्टीज के मध्य होता है। इसमें एक ऑब्लिजी होता है, एक प्रिंसिपल होता है और तीसरी पार्टी को श्योरिटी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल के लिए, जब गवर्नमेंट टेंडर जारी करती है तो गवर्नमेंट को हम यहाँ ऑब्लिगी कहेंगे। अब गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए इस टेंडर को जब कोई कंपनी ए लेती है तो यह कंपनी प्रिंसिपल कहलाती है। और यही कंपनी अपने काम का भरोसा गवर्नमेंट को देने के लिए किसी भी अलग इंश्योरेंस कंपनी से श्योरिटी बॉन्ड लेकर गवर्नमेंट को दे देता है ताकि काम की श्योरिटी बनी रहे। यहाँ गवर्नमेंट टेंडर है ऑब्लिगी, कंपनी ए है प्रिंसिपल और इंश्योरेंस कंपनी है श्योरिटी। आगे जानते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के बारे में। यह आर्कियोलॉजिकल साइट्स को प्रिजर्व करता है और आर्कियोलॉजिकल एवैक्यूएशन को रेगुलेट भी करता है। इस एक्ट में 2010 में संशोधन किया गया था। एक्ट के तहत किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स का 100 मीटर का आसपास का एरिया प्रोहिबिटेड एरिया कहलाता है और 300 मीटर का आसपास का एरिया रेगुलेटेड एरिया कहलाता है। आगे बताइए बसाई वेटलैंड कहाँ है। ये गुड़गांव हरियाणा में है और इसमें लगातार क्षेत्रफल में कमी आ रही है। बसाई वेटलैंड यमुना नदी की सहायक नदी साहिबी रिवर के पास स्थित है। IUCN एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के अनुसार यह एक की बायोडाइवर्सिटी एरिया है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के अनुसार यह इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है। यहाँ पर 280 स्पीसीज पाई जाती हैं और 20,000 बर्ड की स्पीसीज हैं, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा प्रोटेक्टेड वेटलैंड नहीं घोषित किया गया है इसे। आगे आता है इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसका उद्देश्य लेदर बेस्ड फुटवेयर और अन्य सामग्रियों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। इस स्कीम को चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। आगे जानते हैं ऑपरेशन आहट के बारे में। यह ऑपरेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है। RPF की स्थापना 1957 में हुई थी। ऑपरेशन आहट के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने का कार्य किया जाएगा। यह कार्य स्पेशल टीम के द्वारा होगा। आगे है पर्वतमाला स्कीम। बजट 2022-23 में इसे सामने लाया गया था। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा 60 किलोमीटर के 8 रोपवेज बनाए जाएंगे और कंजेस्टेड अर्बन एरियाज को भी रोपवे के माध्यम से कवर किया जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री याद रखना, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अब बताओ कवल टाइगर रिजर्व कहाँ है। ये तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में उपस्थित है। यहाँ से कदम नदी बहती है। इसमें इंडिया का पहला बर्ड वॉक ऑर्गेनाइज कराया गया 12 से 13 फरवरी के मध्य। बर्ड वॉक मतलब यहाँ पे कोई पक्षी नहीं चलेंगे बल्कि इंसानों को चलकर विभिन्न पक्षियों के दर्शन कराए जाएंगे। आगे जानते हैं फिनटेक ओपन समिट के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इसे ऑर्गेनाइज कराया था नीति आयोग ने। फिनटेक ओपन समिट में फिनटेक रेगुलेटर्स, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री लीडर्स, स्टार्टअप्स, डेवलपर्स आदि मिलकर कोलैबोरेट करेंगे और आइडियाज तथा इनोवेशन का एक्सचेंज करेंगे। आगे बात करते हैं व्हाइट चीक्ड मकॉक के बारे में। यह 2015 में सदर्न तिब्बत में देखा गया था। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी इसे देखा गया है। इसमें सफेद गाल, लंबी पूंछ, लंबे और घने बाल होते हैं। अब ये नई स्पीसीज है, इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बदलाव करना होगा और अब 438 स्पीसीज हो जाएंगी मैमल्स की। आगे आता है मरीन हीट वेव्स। समुद्र का पानी जब आसपास के पानी से तुलनात्मक रूप से गर्म हो जाता है तो इसे ही मरीन हीट वेव कहते हैं। हाल ही की स्टडी में पाया गया कि मरीन हीट वेव्स का संबंध एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और रेनफॉल से होता है। मरीन हीट वेव्स से पानी का स्तर भी बढ़ जाता है क्योंकि गर्म होने पर कण दूर दूर हो जाते हैं पानी के। इसका टेम्परेचर लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक अधिक होता है। वेस्टर्न इंडियन ओशियन में हर वर्ष लगभग 1.5% की दर से सर्वाधिक हीट वेव देखी जाती है। आगे जानते हैं OECM साइट टैग के बारे में। OECM का मतलब है
अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट। यह टैग अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क को मिला है जो गुरुग्राम हरियाणा में उपस्थित है। OECM साइट टैग IUCN के द्वारा दिया जाता है। ये ऐसे एरियाज होते हैं जो प्रोटेक्टेड एरिया मतलब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नहीं होते, लेकिन यहाँ की बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है, इसीलिए इनका कंजर्वेशन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखिएगा अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क OECM साइट टैग। आगे है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। यह सिस्टम जम्मू कश्मीर ने अपनाया है बिजनेस को सिंगल विंडो के माध्यम से क्लियरेंस देने के लिए। यह सभी राज्यों में होना चाहिए। आगे जानते हैं नई रोशनी स्कीम के बारे में। ये 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर द्वारा चालू की गई थी। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है जो 18 से 65 साल की होती हैं। उन्हें लीडरशिप, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन, फाइनेंशियल लिटरेसी और स्वच्छ भारत, लीगल राइट्स, डिजिटल लिटरेसी, सोशल बिहेवियर आदि के बारे में होलिस्टिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और यह ट्रेनिंग विभिन्न NGOs, सिविल सोसाइटीज, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आदि के माध्यम से दी जाती है। आगे है सेक्शन 498A IPC का। यह डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट को बताता है जिसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है। आगे बताइए डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में। ये श्रीलंका का आधार कार्ड है, मतलब इंडिया जैसा ही श्रीलंका में। इसके लिए इंडिया ने श्रीलंका को इंसेंटिवाइज किया है। आगे बात करते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत लाया गया एक्ट है जिसमें सब्सिडी के फॉर्म में फूड रेंज प्रोवाइड किए जाते हैं। देखिए PDS सिस्टम में भी ना 2 लोग एलिजिबल होते हैं। पहले हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स जिसमें 5 किलोग्राम पर पर्सन फूड रेंज दिए जाते हैं, और दूसरे हैं अंत्योदय अन्य योजना के तहत आने वाले हाउस होल्ड। इसमें 35 किलोग्राम का अनाज एक हाउस होल्ड को या एक फैमिली को दिया जाता है। अब फिर से आ जाते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। तो इसके अंतर्गत भी अन्य इनिशिएटिव इस प्रकार हैं कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को 6000 तक की सहायता राशि दी जाती है उनके मील और मैटरनिटी बेनिफिट्स के लिए। फिर 14 वर्ष की उम्र तक बच्चों को मील प्रोवाइड किया जाता है। आगे जिन व्यक्तियों को PDS का लाभ नहीं मिल पाता उनके लिए फूड सिक्योरिटी अलायंस बनाया गया है। फिर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पर ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म की स्थापित करने की भी बात की गई है। चलिए आगे बात करते हैं स्विफ्ट के बारे में। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसने रशिया के बैंक्स पर बैन लगा दिया है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। स्विफ्ट वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मतलब ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बैंक आपस में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। इसे ओन किया जाता है इसी के स्टेक होल्डर्स के पास, जो कि विभिन्न फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक्स होते हैं। आगे जानते हैं विज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में। इसे हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें रूरल एरियाज में रह रही गर्ल्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स आदि की फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा उनका। इसे चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं फेयर बैंक डिजीज के बारे में। यह एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ हाथ की उंगलियों में जो बोन्स होती हैं वह ठीक तरह से नहीं बढ़ पाती, उनमें डिफेक्ट आ जाता है। इसे कहते हैं फेयर बैंक डिजीज। आगे है एनोमली डिटेक्शन मेथड। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया था जिसमें जीवन की संभावना वाले ग्रह का पता लगाने के लिए अब यह मेथड यूज की जाएगी। आगे जानते हैं श्री माधवाचार्य के बारे में। इनका जन्म 1238 ईस्वी में उडुपी में हुआ था। ये द्वैतवाद के समर्थक हैं जो कहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। ये दर्शन शास्त्र की ट्रिनिटी या त्रिमूर्ति में से एक है। त्रिमूर्ति में कौन कौन आते हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और तीसरे हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य का बचपन का नाम वसुदेव है। माधव नाम इन्हें अच्युत प्रेक्ष द्वारा दिया गया था। इनके लिटरेचर वर्क्स में हमें गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अणुभाष्य, कर्म निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय आदि मिलते हैं। आगे जानते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के बारे में। तो जब सोलर फ्लेयर्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर स्टॉर्म क्रिएट करती हैं तो इसे ही जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहा जाता है। ये नॉर्थ और साउथ पोल में रंगीन लाइट्स के रूप में देखने मिलते हैं। इसमें कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई में नुकसान पहुंचता है। आगे जानते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। यह यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का हिस्सा है। 1961 में स्टार्ट किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन की फूड असिस्टेंट ब्रांच है। इसका कार्य होता है कि फूड संबंधी समस्याओं को कम करना, HIV और एड्स को भी कम करना।
और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत ही भारत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा विभिन्न देशों की सहायता के लिए। अब वर्ल्ड हंगर मैप भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अलीबाबा क्लाउड के माध्यम से रिलीज किया जाता है। आगे जानते हैं EOS-04 के बारे में। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसे PSLV C-52 द्वारा लॉन्च किया गया। इसके पहले EOS-03 अनसक्सेसफुल रहा था। अब यह है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 राडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका लाइफ स्पैन 10 ईयर्स का है। ये सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में 529 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्टैब्लिश किया गया है। और इससे पहले भी कुछ अन्य अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इस प्रकार हुए हैं: रिसोर्ससैट, कार्टोसैट, रीसेट 2B आदि। अब EOS-04 के अलावा PSLV C-52 के माध्यम से कुछ अन्य सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए, जैसे इंस्पायर सैट-1 जिसे ISC थिरुवनंतपुरम द्वारा तैयार किया गया था। दूसरा INS-2D, ये इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट है। आगे जानते हैं ई-रूपी के बारे में। ये वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम है और अब RBI के द्वारा इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। इसकी लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। ई-रुपए ना एक QR कोड और SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है। इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को हमें एक पर्टिकुलर सेवा के लिए उसे पैसे देने हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वह व्यक्ति उसी सेवा के लिए वह पैसे यूज़ कर रहा है या किसी और दूसरी सेवा में वह पैसे लगा रहा है। इसमें ऐसा करते हैं कि ई-रूपी के रूप में किसी भी व्यक्ति के पास QR कोड भेज दिया जाता है और इस QR कोड्स को इन्फॉर्मेशन से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वह एक ही पर्टिकुलर सर्विस के लिए काम करेगा, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड आदि का में इसका यूज़ किया जा सकता है। इसका यूज़ डायरेक्ट मोबाइल यूज़र को लाभ के हस्तांतरण में, PDS सिस्टम, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने आदि जैसे फायदेमंद कार्यों के लिए हो सकता है। आगे जानते हैं तिलका मांझी के बारे में। ये उनकी 272वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। ये संथाल ट्राइबल लीडर थे 1784 में। हुआ यह था कि 1770 में संथाल क्षेत्र में अकाल के समय ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किए तो ब्रिटिशर्स की पूंजी लूटकर तिलका मांझी जी ने सभी लोगों में बांट दी थी। इसी के साथ संथाल हूल की शुरुआत मानी जाती है। फिर आगे 1784 में इन्हें पकड़ लिया गया था और मृत्यु दंड दे दिया गया। आगे देखते हैं मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है। ये एक हैकिंग ग्रुप है जो किसी भी व्यक्ति या समूह को टारगेट करके उससे संबंधित डाटा में चेंज करके उसे जेल करवा सकता है, जैसा कि केस हमने भीमा कोरेगांव केस 2018 के तहत देखा था। मतलब है ये हैकिंग ग्रुप निर्दोष व्यक्ति को भी अपराधी बना सकता है डेटा को चेंज करके। आगे जानते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में। इसे रिलीज किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने, जो कि इकोनॉमिक्स ग्रुप का रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 60 इंडिकेटर्स हैं, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब विभिन्न कंट्रीज की रैंकिंग में फुल डेमोक्रेसी है नॉर्वे में और इंडिया की रैंक 46 है, जिसे फ्लॉट डेमोक्रेसी के अंतर्गत रखा गया है। इसमें फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉट डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रीजन और ऑथोरिटेरियन रीजन आदि में कंट्रीज को बांटा जाता है। आगे है मेदारम जातरा फेस्टिवल। ये मेदारम जातरा तेलंगाना में मनाया जाता है। इसे समक्का सरलम्मा जात्रा भी कहते हैं, जो एक माँ और बेटी की कहानी है। इसमें समक्का है माँ और बेटी है सारालम्मा। दोनों को 12th सेंचुरी में काकतीय वंश से युद्ध लड़ना पड़ा था। ये युद्ध इन्होंने इसलिए लड़ा था कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ने के बाद भी राजा ने टैक्स लगाया था और इसी से समक्का के पति की हत्या हो गई थी, जिससे वे नाराज थीं। 1996 में इसे स्टेट फेस्टिवल घोषित किया गया। यह मुख्यतः कोया ट्राइब द्वारा बनाया जाता है तेलंगाना की। आगे बात करते हैं कोआला के बारे में। ये ऑस्ट्रेलिया में ही मिलते हैं सिर्फ और IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में है। आगे है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। इसमें जब दो देशों के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तो वे दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले एक दूसरे के देशों में अपने प्रोडक्ट्स पर टैक्स में कमी करते हैं ताकि ट्रेड बढ़ाया जा सके। इसे ही अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट कहते हैं। ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया है। अब आगे नासा के कुछ मिशंस के बारे में जानते हैं। पहला है म्यूज मिशन, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। ये सोलर एटमॉस्फेयर या सन के कोरोना में हीटिंग को स्टडी करेगा। दूसरा मिशन है हेलियोस्वाम मिशन। इसमें 9 स्पेस क्राफ्ट भेजे जाएंगे जो हेलियोस्फीयर की स्टडी करेगा। इसमें सोलर विंड्स, मैग्नेटिक फील्ड आदि की स्टडी होगी। आगे जानते हैं केन्या के बारे में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी केन्या के प्रधानमंत्री से मिले और वहां के प्रधानमंत्री का नाम है रेला अमोलो ओडिंगा। अब केन्या की मैप में लोकेशन देख लीजिएगा। आगे आती है सीड स्कीम, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फॉर DNTs। यहाँ पर DNT का मतलब है डी नोटिफाइड नोमेडिक एंड सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज।
सीड स्कीम को 2021-22 से 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर नॉमेडिक या सेमी नॉमेडिक का मतलब होता है घुमंतु ट्राइब, मतलब जिन भी कम्युनिटी का कोई परमानेंट होम नहीं होता। और फिर बात करते हैं डी नोटिफाइड का मतलब, तो ऐसे लोग जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के तहत अंग्रेजों द्वारा क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्हें क्रिमिनल ट्राइब नहीं माना जाता, मतलब उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है। इन्हीं के डेवलपमेंट के लिए है यह स्कीम। इसे चला रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये उन सभी ट्राइबल ग्रुप के लिए है जिनकी इनकम 2.5 लाख पर एनम से कम है। इसमें गुड क्वालिटी की कोचिंग्स, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस पर फैमिली पर ईयर, पीएम आवास योजना के तहत घर आदि प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम में साथ दे रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। आगे जानते हैं फेंसिडिल के बारे में। ये कोडीन बेस्ड कफ सिरप है। ये एक तरह का एडिक्शन बना देती है, मतलब इससे नशे के रूप में यूज होने का खतरा होता है। ये बांग्लादेश में बैन की गई है और पेनिसिडिल बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर में स्मगलिंग के द्वारा पकड़ी भी गई है हाल में। आगे है पैसिफिक आइलैंड फोरम 1971। ये 18 मेंबर्स का फोरम है जो सदर्न पैसिफिक की इंडिपेंडेंट कंट्रीज के विवादों का निपटारा करता है। इसमें 18 मेंबर्स हैं। आगे आता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। इसे ऑर्गेनाइज कराया था टेरी ने, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसे 2001 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2022 के लिए थीम थी टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लैनेट एंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। अब बात कर लेते हैं टेरी के बारे में, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1974 में टाटा के नाम से हुई थी। टेरी इंडिया और ग्लोबल साउथ के क्षेत्र में एनर्जी, एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, जिसकी लोकेशन या हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे जानते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। तो हाल ही में LIC का IPO लॉन्च होने वाला है। तो ये जानते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो अपना IPO लॉन्च कर सकती हैं स्टॉक मार्केट में। इसके लिए इस प्रकार की शर्तें होती हैं कि उस कंपनी का नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ का होना चाहिए, लास्ट 3 साल में उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ की होनी चाहिए, पिछले 5 साल में किसी भी 3 साल में उसका प्री टैक्स प्रॉफिट, मतलब टैक्स लगे बिना प्रॉफिट 15 करोड़ होना चाहिए। आगे है अत्तुकल पोंगाला फेस्टिवल। ये केरल में मनाया जाता है। कोविड-19 के चलते इस पर रोक लगा दी गई है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा महिलाओं के एकत्रण वाला फेस्टिवल है। इसे तिरुवनंतपुरम के अट्टुकल भगवती टेम्पल में मनाया जाता है। ये 10 दिन का फेस्टिवल है। आगे आता है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 2027। इस प्रोग्राम को नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया है। 15 वर्षों से अधिक के व्यक्तियों को इसमें फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी की ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना आ जाए और बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व करनी आ जाए, ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। साथ ही कुछ क्रिटिकली लाइफ स्किल, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी, कॉमर्शियल स्किल, हेल्थ केयर्स, चाइल्ड केयर्स, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर आदि के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आगे आता है परामर्श। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 ऑर्गेनाइज करवाया था। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विसेज NICS द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। परामर्श का उद्देश्य हमारे एकेडमी में पढ़ाए जाने वाले एकेडमिक कोर्स और इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड स्किल्स के बीच का जो गैप है उसे भरने की कोशिश करेगा। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर सर्विस की बात करें तो ये 1964 में बना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत काम करता है और रोजगार के अवसर को बढ़ाने का कार्य करता है। आगे जानते हैं वाटर टैक्सी सर्विस के बारे में। ये महाराष्ट्र में शुरू की गई। इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का एक्सपेंडिचर है। बेलापुर से फेरी घाट, बेलापुर से एलिफेंटा केव्स और बेलापुर से JNPT तक 3 रूट्स में इसे चालू किया गया है। अब हाल ही में माली कंट्री भी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ से फ्रांस और यूरोपियन फोर्सेस को बाहर निकालने की बात की गई है। इसकी कैपिटल बमाको है। ये विश्व का 3rd गोल्ड प्रोड्यूसर है। आगे बात करते हैं इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। ये 2022-23 से 25-26 के लिए अप्रूव किया गया है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत काम करती है। इसके तहत क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके 5 पिलर हैं। पहला है पुलिस, क्राइम, क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम बनाया जाएगा। दूसरा ई-फॉरेंसिक फॉर फॉरेंसिक लैब। तीसरा ई-कोड फॉर कोर्ट्स। चौथा ई-प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। 5वां ई-प्रिजन फॉर प्रिजनर्स। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और इसके साथ NIC कोलैबोरेट करेगा।
आगे देखते हैं न्यू गैको स्पीसीज। गैको का मतलब होता है छिपकली। तो मेघालय के उमराई मिलिट्री स्टेशन में एक नई गैको स्पीसीज पाई गई है। गैको को क्रिप्टोडैक्टिलस एक्सरसाइटस भी कहा जाता है। यह इंडियन आर्मी बैंड टोड गैको के नाम से इस स्पीसीज का नाम रखा गया है, क्योंकि ये मिलिट्री स्टेशन में मिली है। आगे जानते हैं ग्वाटेनामो बे डिटेंशन कैंप के बारे में। डिटेंशन कैंप का मतलब होता है जेल, और ग्वाटेनामो एक शहर है जो क्यूबा के सदर्न पार्ट में स्थित है। अब जब 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ था अमेरिका में, तो लगभग 780 लोगों को शक की पनाह पर इस ग्वाटेनामो बे डिटेंशन सेंटर में भेजा गया था। 2002 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बनवाया था यह सेंटर, और इसे अब बंद किया जाना है। आगे बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी के बारे में। ये एक ड्राफ्ट पेपर है जिसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार किया है, जिसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग, एडिटिंग, मॉडिफिकेशन आदि के बारे में जानकारी पेश की गई है। अब यहाँ सिंथेटिक बायोलॉजी जो शब्द है उसका उद्भव 1980 में बारबरा होबोमेन के द्वारा किया गया था। आगे जानते हैं फाकलैंड आइलैंड के बारे में। तो ये अर्जेंटीना के पास स्थित एक आइलैंड है जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक टेरिटरी है। 1882 में जब अर्जेंटीना ने इस पर कब्जा कर लिया, तो 1882 में ही अर्जेंटीना और यूके के मध्य एक वॉर हुआ था, जिसमें यूनाइटेड किंगडम जीता था। आगे जानते हैं नाथद्वारा पेंटिंग के बारे में। ये राजस्थान के नाथद्वारा टाउन में ओरिजिनेट हुई एक प्रकार की पेंटिंग है, जो पेंटिंग के मेवाड़ स्कूल से बिलोंग करती है। इसमें कृष्ण को छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए एक पेंटिंग बहुत फेमस है। नागौरा पेंटिंग के अंतर्गत ही एक पिछवाई पेंटिंग भी फेमस है, जिसे दीवारों में टांगने के लिए बनाया जाता था। आगे बात करते हैं रिवार्ड प्रोजेक्ट के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, उड़ीसा और वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। यह रिवॉर्ड का फुल फॉर्म है रेजुविनेटिंग वाटर सीड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिवार्ड प्रोजेक्ट के थ्रू नहर जैसे तरीकों से कृषि को बढ़ावा दिया जाता है। आगे जानते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बारे में। ये एक प्रकार की बीमारी है, इसी से बप्पी लहरी की मृत्यु हुई थी। अब देखिए, जब भी हम सोते हैं ना, तो हमारी मसल्स रिलैक्स करती हैं, मतलब शिथिल हो जाती हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को ओएसए बीमारी है, तो उसका थ्रोट या गला और अपर एयरवेज रुक रुक कर रिलैक्स हो जाते हैं, और इसके थ्रोट या अपर एयरवेज की मसल्स इतनी रिलैक्स हो जाती हैं कि वे श्वसन नली को ब्लॉक कर देती हैं। इसके कारण जब भी श्वसन नली ब्लॉक होती है, तो कभी कभी व्यक्तियों की नींद भी टूटने लगती है। इस बीमारी के कारण मोटापा, एक्स्ट्रा फैट आदि जमने जैसे प्रभाव देखने मिलते हैं, और इससे हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। आगे जानते हैं नाबिन चंद्र सेन के बारे में। ये क्रांतिकारी बंगाली कवि और लेखक थे। इन्होंने प्लासी के युद्ध और अंग्रेजों का आगमन को अ नाइट ऑफ एटर्नल ग्लूम कहा था। इनका एक नोवेल प्रवासर पत्र बहुत फेमस है, और ऑटोबायोग्राफी है इनकी अमर जीवन माय लाइफ। आगे बात करते हैं तारापुर मैसेकर के बारे में। ये तारापुर थाने में तिरंगा लहराने पर जो हत्याकांड हुआ था उसे ही तारापुर मैसेकर कहते हैं। 1932 में हुआ था ये। तारापुर स्थित है बिहार में। इसमें झंडा फहराने के चलते गन फायर कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और 34 लोग की डेथ हुई थी। 73 राउंड्स फायर किए गए थे इसमें। हाल ही में बिहार सरकार ने इसे शहीद दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। आगे है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 के बारे में। ये 2009 से बनाई जा रही है। इंडिया और ओमान के बीच बायलैटरल एक्सरसाइज है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। यह एक्सरसाइज एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में की जाएगी। इसके अलावा इंडिया और ओमान के बीच कुछ अन्य एक्सरसाइज हैं। नसीम अल बहर जो नेवल एक्सरसाइज है, और अल नगाह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है। आगे जानते हैं कैपेसिटी डेवलपमेंट स्कीम के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की स्कीम है। ये भारत का विभिन्न क्षेत्रों से डाटा एकत्र करता है, और इन्हीं डेटा के आधार पर विभिन्न अन्य स्कीम्स को तैयार भी किया जाता है। ये मिनिस्ट्री दो तरीके से किसी भी स्कीम को या डेवलपमेंट को कैपेसिटी स्ट्रेंथन करने में सहायता करता है। पहला है सपोर्ट फॉर स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग, और दूसरा तरीका है इकोनॉमिक सेंसस के माध्यम से। यह ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन को एकत्रित करने में सपोर्ट करता है। आगे जानते हैं रीफ बॉल बरियल्स के बारे में। अब इसमें जो रीफ बॉल होती है ना, वो परफोरेटेड डोम होता है, मतलब डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका पीएच न्यूट्रल होता है। तो देखिए, इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्करण के बाद उसकी जो राख निकलती है वह रीफ बॉल्स में मिलाकर समुद्र में डाल दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोरल रीफ्स उसमें अपना आवास बना सकें। इसे ही कहा जाता है रीफ बॉल बरियल्स।
आगे है व्यंजन द्वादशी, यह पुरी में सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। फिर है ड्राफ्ट इंडिया डाटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। इस पॉलिसी के तहत विभिन्न गवर्नमेंट्स का तथा विभिन्न डिपार्टमेंट्स का डाटा गवर्नमेंट्स तथा अदर शेयर होल्डर्स के साथ शेयर किया जाएगा। इसमें डिपार्टमेंट्स तो ठीक है, लेकिन अदर शेयर होल्डर्स के साथ डाटा शेयर करना कितना सही होगा उस पर विवाद चल रहा है। तो इस पॉलिसी के तहत इंडिया डेटा ऑफिस बनेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करेगा और डेटा के स्ट्रीमलाइन और कंसोलिडेशन का काम रहेगा इसका। फिर इंडिया डेटा काउंसिल भी बनाई जाएगी। इसी काउंसिल के अंतर्गत इंडियन डेटा ऑफिस काम करेगा। ये काउंसिल डेटा फ्रेमवर्क तैयार करेगी। तीसरे में मोनेटाइजेशन ऑफ डेटा आता है, जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस, इंडिविजुअल्स और रिसर्चर्स आदि आते हैं। ये सभी स्टेक होल्डर्स मनी देकर डेटा को सरकार से खरीद भी सकेंगे। आगे जानते हैं अंगड़िया सिस्टम के बारे में। ये खासकर सूरत में देखा जाता है, वहां डायमंड के व्यापार में यूज होता है। इसके तहत कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना बैंक की सहायता के कैश के फॉर्म में रुपयों का एक्सचेंज करते हैं। ये एक तरह की कुरियर सर्विस है और याद रखिएगा कि यह एक लीगल आइडेंटिटी है। आगे जानते हैं चार चिनार आइलैंड के बारे में। तो एक ऐसा आइलैंड है यह जिसमें चिनार के 4 वृक्ष मौजूद हैं। ये डल झील कश्मीर में उपस्थित है। चार चिनार आइलैंड को रूपलंक या सिल्वर आइलैंड भी कहा जाता है। डल झील में इस तरह के 3 आइलैंड है, लेकिन सिर्फ 4 चिनार के वृक्ष इसी 4 चिनार आइलैंड में उपस्थित हैं। आगे आती है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। यह 2008 में शुरू हुई थी। इसे अब 2021-22 से 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब 100% खर्च सेंटर ही करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। इसमें स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाएगी जो स्टूडेंट्स मेरिट्स के हैं, मतलब अच्छे हैं पढ़ाई में और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं और जिनके पेरेंट की इनकम 3.5 लाख से कम है पर एनम। इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 8th के बाद 10th और 12th तक की पढ़ाई के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हाँ, 8th में उस बच्चे के मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और SC/STs में 50% मार्क्स होने चाहिए। अब यह स्कीम रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए नहीं है, जैसे नवोदय, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आदि के लिए यह स्कीम नहीं है, बल्कि ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट बेस्ड स्कूल और लोकल बॉडीज स्कूल के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। इसमें 12,000 रुपये पर एनम का या 1,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे जानते हैं जलधारा स्किटरिंग फ्रॉग के बारे में। स्किटरिंग का मतलब होता है थपथपाना। यह एक फ्रेश वाटर फ्रॉग है जो कि वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। ये गुजरात के तट में भी मिलता है और हाल ही में से थट्टेकड़ बर्ड सेंचुरी एर्नाकुलम में केरल में स्पॉट भी किया गया है। आगे जानते हैं नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। ये 1952 में शुरू की गई सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को इंडिया पर रिसर्च करनी है, उसके कल्चर या किसी भी क्षेत्र में रिसर्च करनी है इंडिया के, तो इंडिया में रहकर ही करनी होगी। अब इस नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स आदि के साथ साथ 2012 में अब ह्यूमैनिटी वाले क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन में व्यक्ति की एज 35 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 100 स्कॉलरशिप्स हैं इसमें, जिसमें 90 SC/STs के लिए हैं, 6 डीनोटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब्स के लिए हैं और 4 एग्रीकल्चरल लेबर और ट्रेडिशनल आर्टिशियंस के लिए हैं। यह भी उन छात्रों को मिलेगी जो पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे 60% मार्क्स के साथ और उस छात्र के एनुअल इनकम परिवार की 8 लाख से कम होनी चाहिए। आगे जानते हैं फास्ट रेडियो बर्स्ट के बारे में। यह 2007 में सामने आया था। इट इज़ अ ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव जो कि 2 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से टकराने से मिलीसेकेंड के लिए उत्पन्न होता है। इसमें एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तब यह उत्पन्न होता है और हाल ही में इसे एक्सपीरियंस किया गया है, जिसमें 2 स्टार्स के टकराने का अंदेशा है। आगे जानते हैं आयुष स्टार्टअप चैलेंज के बारे में। इसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। इसमें जो विनर होगा उसे 1 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलेगा और सेकेंड विनर को 50,000 का। साथ ही उन्हें इंक्यूबेशन सपोर्ट भी दिया जाएगा। अब आयुष मार्केट से संबंधित कुछ टर्म देख लीजिए, मतलब आयुष इंडस्ट्री का मार्केट में कितना वेटेज है। तो आयुष का मार्केट 2014 से 2020 के मध्य 17% बढ़ गया है, $18.1 बिलियन हो गया है और 2.8% ऑफ वर्ल्ड मार्केट को कवर करता है ये। साथ ही अगले 5 वर्षों में 50% की वृद्धि मिलने का भी अनुमान है इसमें। आगे है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। ये यूनाइटेड किंगडम की मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है जो हर साल कंडक्ट कराई जाती है। इसमें यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ इंडिया और अदर कंट्रीज भी शामिल होती हैं।
अब हम पर्टिकुलर देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। तो पहला है कोंकण, जो नेवल एक्सरसाइज है। दूसरा है इंद्रधनुष, जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तीसरा है अजय वॉरियर, जो आर्मी की एक्सरसाइज है। आगे जानते हैं AIRSC मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये सुपर कंप्यूटर फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा द्वारा बनाया जा रहा है, जो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होगा। ये मिड 2022 से काम करना शुरू कर देगा। आगे जानते हैं देवका पचामी माइंस के बारे में। ये माइंस वेस्ट बंगाल में है। अब ये एक माइन है, तो यहाँ खनन के लिए ट्राइबल्स को डिस्प्लेस भी किया गया है, इसलिए ट्राइबल्स ने यहाँ पे कंपेंसेशन बढ़ाने की मांग की है। यह एशिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, जिसमें कोल और बेसाल्ट खनिज मिलते हैं। आगे जानते हैं P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट के बारे में। इसे बोइंग कंपनी ने बनाया है, जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉग्नाइंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट है। इसे समुद्र में सर्वेलेंस के लिए बनाया गया है। इसे इंडिया खरीदेगा USA से। यह डील 2009 में साइन हुई थी। अब ये एयरक्राफ्ट कॉमकासा एग्रीमेंट के तहत एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ भारत को दिया जाएगा। आगे जानते हैं नेटुर पेटी के बारे में, या नेटुर पेटी। ये हैंडीक्राफ्ट ऑर्नामेंट बॉक्स है, एक तरह की छोटी सी पेटी है, जो मुख्यतः केरल का हैंडीक्राफ्ट है। यह तमिलनाडु में भी मिलता है। आगे जानते हैं फायर रेडी फार्मूला के बारे में। अब देखिए, जंगल की आग बहुत न्यूज़ में थी, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने जंगल की आग को रोकने से ज़्यादा उसके प्रिवेंशन और प्रिपेयर्डनेस पर खर्च करने को कहा है विभिन्न सरकारों को। मतलब आग लगने के बाद जो काम होगा वो नहीं, बल्कि ऐसा काम किया जाए जिससे आग ही ना लगे और जंगल सुरक्षित रहें। आगे है रजाजा लेक, जो इराक में है और क्लाइमेट चेंज के चलते यह अब सूख चुकी है। अगला आता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। यह अब वियतनाम और चाइना से समाप्त हो चुका है, लेकिन हाँ, अन्य देशों में पाया जाता है, जैसे इंडिया में अंडमान और निकोबार में, सुंदरबन में तथा पश्चिम बंगाल के भीतर कणिका में भी पाया जाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल IUCN की नियर थ्रेटन लिस्ट में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में उपस्थित है। आगे जानते हैं नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू की गई पॉलिसी है, जो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ही उनके डिज़ाइन और 3D मॉडल बनाने के लिए काम करेगी। मतलब मेन प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका 3D मॉडल, डिज़ाइन आदि बनाने की प्रक्रिया को ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एंड दिस पॉलिसी एम्स टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इस एम के साथ इस क्षेत्र में इंडिया 5% ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करना चाहता है 2025 तक। इसके लिए इनोवेशंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। आगे जानते हैं कॉर्बेवैक्स वैक्सीन के बारे में। इसे डेवलप किया है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी ने, जिसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये वैक्सीन 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को लगेगी। ये वैक्सीन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन ऑफ स्पाइक प्रोटीन टेक्नोलॉजी का यूज करती है। आगे जानते हैं बॉम्ब साइक्लोन के बारे में। यह अत्यधिक तीव्र गति का साइक्लोन होता है, जिसके सेंटर में प्रेशर 24 आवर्स में 24 मिली बार तक गिर जाता है। इससे इंटेंसिटी साइक्लोन की बढ़ जाती है। यह साइक्लोन हाल ही में USA की ईस्ट कोस्ट में आया था। पूरा नाम इसका बॉम्बोजेनेसिस साइक्लोन है, जिसे बॉम्ब साइक्लोन कह दिया जाता है। बॉम्ब साइक्लोन के कारण सीवियर स्नो स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म जैसी घटनाएं देखने मिलती हैं और तेज बारिश भी होती है। आगे है आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग। ये आसियान कंट्रीज, मतलब 10 कंट्रीज आसियान की, तथा उसके डायलॉग पार्टनर्स कंट्रीज, जिसमें UK, USA, रशिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आते हैं। इन सभी की मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। इसी में इंडिया आसियान वर्क प्लान 2022 सामने आया है, जिसके तहत इंटरनेट और डिजिटल क्षेत्र में कार्य स्थानीय स्तर पर किया जाने की बात की गई है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में काम करने की भी बात की जाएगी, जिसमें एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज पर भी काम किया जाएगा। आगे बात करते हैं होंडुरा के बारे में। एक कंट्री है जिसमें यहाँ की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है जियोमारा कैस्ट्रो। होंडुरा एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल टेगुसिगाल्पा है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज में बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, निकारागुआ आदि आते हैं। होंडुरा 1838 में मैक्सिको से स्वतंत्र हुआ था। चूंकि मैक्सिको में पहले स्पेन का शासन था, इसलिए होंडुरा में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। आगे जानते हैं अनंता नागेश्वरन जी के बारे में। ये इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं और इनका पद सेक्रेटरी के पद के बराबर होता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के हेड भी होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम करता है।
आगे जानते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। तो अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज थी। इसे 26 मई 2001 को बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा इथियोपिया में है। चूंकि बुर्किना फासो का तख्ता पलट हो गया है, इसलिए अफ्रीकन यूनियन से उसे हटा दिया गया है। अफ्रीकन यूनियन ने एजेंडा 2063 भी चलाया है, जिसमें अफ्रीका के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है। आगे जानते हैं सेहत इनिशिएटिव के बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का इनिशिएटिव है, जो बुजुर्गों और मिलिट्री पर्सनल्स की फैमिलीज को मेडिसिन की होम डिलीवरी और टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर से कंसल्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। सेहत इनिशिएटिव मई 2021 में लॉन्च किया गया था। आगे जानते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 ध्रुव हेलीकॉप्टर ने अंडमान एंड निकोबार में सर्विस शुरू की है। आगे आता है ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर अफोर्डेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी। इस केंद्र को IIT धारवाड़ में स्टैब्लिश किया गया है। इसमें हम जानते हैं कि क्लीन एनर्जी थोड़ी महंगी होती है, उसको स्टैब्लिश करना महंगा होता है, इसलिए क्लीन एनर्जी को अफोर्डेबल बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगा यह सेंटर। अब इंडिया में 2 नई रामसार साइट को इंक्लूड किया गया है। अब टोटल रामसार साइट की संख्या 49 हो गई है। इसमें खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी है गुजरात में और बाखेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। अब हाल ही में इस क्षेत्र में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस जारी किया है, जो बताता है कि भारत अपने 1/3 वेटलैंड्स खो चुका है। यह एटलस इससे पहले 2011 में रिलीज किया गया था, मतलब 2011 के बाद 2022 में हो रहा है यह एटलस रिलीज। आगे जानते हैं इंडिया के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर के बारे में। यह थ्रिसूर केरल में एस्टेब्लिश किया गया है। अब इसमें ग्राफीन क्या होता है, तो ये एक सिंगल एटम का थिक लेयर वाला कार्बन एटम्स का हेक्सागोनल शेप में अरेंज लैटिस है, मतलब कार्बन के एटम्स सिंगल लेयर में हेक्सागोनल बनाते हैं। ग्राफीन की प्रॉपर्टी है कि यह बहुत पतला होता है और ऊष्मा तथा विद्युत का अत्यधिक सुचालक होता है। आगे जानते हैं परम प्रवेग के बारे में। यह IISc में एस्टेब्लिश है, जिसे डिजाइन किया है सीडेक ने। और परम प्रवेग भारत के किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में उपस्थित सबसे लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है, जिसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा तैयार किया गया है। यह 1 सेकेंड में 1015 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और इसकी कैपेसिटी 3.3 पेटाफ्लॉप है। आगे जानते हैं पुनौरा धाम के बारे में। ये माता सीता का बर्थ प्लेस है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत इसे प्रसाद स्कीम में रामायण सर्किट में ऐड कर दिया गया है। प्रसाद स्कीम 2015 में सामने आई थी। अब यह रामायण सर्किट स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत आता है, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। आगे बात करते हैं रिवर सिटीज अलायंस के बारे में। तो यह नदी के किनारे बसी सिटीज को स्वच्छ और डेवलप करने के लिए बनाया गया है। वर्तमान में इसमें 30 सिटीज मौजूद हैं। हाँ, लेकिन इसमें ऐसी सिटीज जो रिवर्स के किनारे बसी हुई हैं, वे भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। अब आगे UNEP एट 50 भी न्यूज़ में था। चूँकि UNEP को बने अब 50 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए UNEP एट 50 बनाया गया था। UNEP 1972 में बना है। आगे आता है मेजर नॉन नाटो अलाय MNNA। देखिए, ये एक दर्जा है जो USA प्रदान करता है ऐसी कंट्री को जो USA से तो बहुत क्लोज है, लेकिन वह नाटो कंट्री नहीं है। इसका फ़ायदा ये होता है कि USA के वॉर रिजर्व्स उस कंट्रीज में अब रखे जा सकते हैं। तो हाल ही में USA ने यह स्टेटस कतर को दिया है। ये एक प्रकार का किसी भी कंट्री को दिया जाने वाला प्रिविलेज है। आगे जानते हैं सेल्फ डिसइंफेक्टिंग एंटीवायरल मास्क के बारे में। इसे नैनो मिशन प्रोजेक्ट के इंडियन साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किया गया है। अब इसमें जो मास्क तैयार किया गया है वह कॉपर बेस्ड नैनो पार्टिकल से बना है, जिसे फ्लेम स्प्रे पायरोलिसिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाता है। ये मास्क वॉशेबल भी है और बायोडिग्रेडेबल भी। आगे जानते हैं सिरुवनी डैम के बारे में। ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरल में बना है। हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने केरल से कहा है कि इस डैम में आप फुल रिजर्व रखिए पानी का, ताकि गर्मियों में इसका सही यूज हो सके। सिरुवनी डैम 1984 में बना था। आगे जानते हैं पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। 1922 में कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ये एक म्यूजिशियन है। इन्होंने ख्याल गायकी में अपना योगदान दिया और ये किराना घराने से बिलोंग करते हैं। आगे है काकोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट। ये असम के बंगोई गांव डिस्ट्रिक्ट में उपस्थित है। बंगोई गांव के विलेजर्स ने इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना बनाने का आग्रह किया है। ऐसा वे इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके कुछ अधिकार बने रहें इस वन क्षेत्र में।
यदि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाता है तो इसमें प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा उनका। अब काकोईजाना रिजर्व फॉरेस्ट गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। गोल्डन लंगूर को आईयूसीएन की एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। आगे जानते हैं देवायतनम के बारे में। ये यूपी के देवगढ़ में एक प्रकार की कॉन्फ्रेंस है जिसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें भारत में जितने भी टेम्पल आर्किटेक्चर हैं उनके इतिहास से लेकर अब तक के सफ़र को बताया जाएगा। टेम्पल आर्किटेक्चर की फिलोसफिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्निकल, साइंटिफिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल आदि सभी एस्पेक्ट को इसमें कवर किया जाएगा। आगे जानते हैं एक्सरसाइज धर्म गार्जियन के बारे में। ये इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज है। बेलगाम कर्नाटक में हो रही है 2022 की एक्सरसाइज। ये खासकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर फोकस करती है। अब इंडिया और जापान की अन्य कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं। पहला है सिन्यू मैत्री जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। दूसरा जिमैक्स नेवल एक्सरसाइज है। तीसरा सहयोग काइजिन जो कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है। आगे जानते हैं 12th एगिस ग्राम बेल अवार्ड के बारे में। तो 12वां ग्राम बेल अवार्ड C को मिला है। 3 अवार्ड मिले हैं इसको। C मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये 1984 में एस्टैब्लिश ऑटोनोमस टेलीकम्युनिकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 के तहत रजिस्टर्ड सोसाइटी भी है। C को किन क्षेत्रों में अवार्ड मिले? तो पहला अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बनाने के लिए। दूसरा C संवाद प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जिसमें यह प्लेटफॉर्म सिक्योर मैसेजिंग और कॉल को एंश्योर करता है। तीसरा C क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम बनाने के लिए जिसमें कोविड-19 के तहत संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन है या नहीं, कहीं वह इसके रूल्स तो नहीं तोड़ रहा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये सारे करंट अफेयर्स थे फरवरी माह के। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए ताकि एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स तो हो जाएं। खैर चलिए अभी के लिए चलता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।